हेलो एवरीवन, आज है 26 जुलाई 2025। तो आज की हमारी द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मैंग्रोव के नामकरण के बारे में। जो मैंग्रोव एक नाम दिया गया है, जो एक वनस्पति का नाम है, तो उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। दूसरा, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो स्रोत कोड है उसका रोल क्या है और स्रोत कोड से कैसे बचा जा सकता है और इसका अर्थ क्या है, हम इसको विस्तार से देखेंगे। और भारत मालदीव के संबंध जो अभी फिर से मतलब अच्छे होने शुरू हो गए हैं, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो हमारी पहली न्यूज़ है, द साइंटिस्ट हु मेड मैंग्रोव्स अ बज़वर्ड। मतलब एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने मैंग्रोव को वर्ड है ना, मैंग्रोव जो वर्ड है उसकी खोज की या उसका नाम रखा। तो एक प्रचलित शब्द बनाने का मतलब जो इतना शब्द इतना फेमस क्यों है। आज हम जब भी वनस्पति पढ़ते हैं, वनस्पति या पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करते हैं, तो उसमें मैंग्रोव का नाम हमें ज़रूर देखने को या सुनने को मिलता है। आपने भी सुना होगा, जब हम भारत के अलग अलग पार्ट्स में देखते हैं कौन सी वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो उसमें मैंग्रोव का नाम प्रमुख तौर पर आता है। तो इसको प्रचलित बनाने का जो श्रेय कहते हैं वो किसको जाता है? डॉक्टर सुंदरलाल होरा को दिया जाता है। वो एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक भी हैं और पारिस्थितिकीविद भी थे। उन्होंने मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र पर काफ़ी लंबी स्टडी की थी और उसके बाद उन्होंने इस शब्द को काफ़ी व्यापक बना दिया था। अब देखिए, मैंग्रोव पारिस्थितिकी क्या है? ये तंत्र जो है तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले अद्वितीय और जैव विविधता से भरपूर पारिस्थितिकी तंत्र है। मतलब कि तटीय क्षेत्र कौन सा? ये देखिए, भारत का जो कोस्टल एरिया होता है उसमें पाए जाते हैं। तो जो कि मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में खारे पानी या फिर लवणीय मीठे पानी के मिश्रण वाले क्षेत्रों में ज़्यादा विकसित होते हैं। तो जो भारत का क्षेत्र जब हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, उन क्षेत्रों में पानी खारा होता है, लवणीय पानी होता है, मीठा पानी होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में उनका जो विकसित होता है, मतलब वो तेज़ी से बढ़ते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र जो मैंग्रोव पेड़ों और झाड़ियों से बने होते हैं। ये जो पूरा एक मैंग्रोव पारिस्थितिकी है, तो इसको मतलब ये मैंग्रोव, वहाँ पर मैंग्रोव झाड़ियाँ होती हैं या वहाँ पर पेड़ होते हैं जो कि खास तौर पर अनुकूलित पौधों की प्रजातियाँ होती हैं। मतलब कि वहाँ उनके अनुकूल मतलब जैसे उन्हें जैसे हमें हमारे रहने के लिए जो कुछ अनुकूल परिस्थितियों की ज़रूरत होती है, उसी तरह से मैंग्रोव पेड़ और मैंग्रोव जो झाड़ियाँ होती हैं उनको भी वहाँ उनके अनुकूलन की ज़रूरत होती है। भारत में सुंदरबन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र और उड़ीसा के भितरकनिका जैसे क्षेत्र मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? सुंदरबन में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है उसमें भी मैंग्रोव मिलते हैं और उड़ीसा के भितरकनिका जैसे क्षेत्रों में भी मैंग्रोव काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस प्रमुख विशेषताएं क्या क्या? सबसे पहले इसकी अनुकूलन क्षमता की हम बात करते हैं। मैंग्रोव जो पेड़ होते हैं खारे पानी, कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी और ज्वारीय प्रभावों को जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। इसके अलावा उनकी जो विशेष जड़ें होती है जिसे प्रॉप रूट्स कहा जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर राइजोफ्रा प्रजाति जो है, और न्यूमेटोफोरस जैसे श्वसन जड़ें, जैसे कि एविसेनिया प्रजाति है, उन्हें स्थिरता ऑक्सीजन अवशोषण में मदद करती है। इसके अलावा ये खारे पानी को छानने के लिए विशेष तंत्र विकसित करते हैं, जैसे कि पत्तियों के माध्यम से नमक उत्सर्जन करना। तो हमने पीछे देखा, ये खारे पानी में इनका विकास ज़्यादा होता है, तो उसी तरह ये पत्तियों के माध्यम से नमक का उत्सर्जन भी करते हैं। इसके अलावा इसकी विशेषता है जैव विविधता। मैंग्रोव जो है एक विभिन्न प्रजातियों के लिए आवास स्थान प्रदान करते हैं, जिसमें मछलियाँ, क्रस्टेशियन जिसमें झींगे, केकड़े, पक्षी, सरीसृप आते हैं, जो कि सुंदरबन में नमकीन पानी के मगरमच्छ। तो ये सब इस पारिस्थितिकी तंत्र में देखने को मिलते हैं। ये क्षेत्र की मछलियाँ और अन्य जलीय जीवों के लिए प्रजनन पालन स्थल के रूप में भी काम करते हैं। तो इनका बहुत महत्व है मैंग्रोव प्रजाति या फिर मैंग्रोव पारिस्थितिकी का। इसका महत्व क्या है? तटीय संरक्षण। मैंग्रोव तटों का कटाव करना तूफान और सुनामी से बचाते हैं। जो मैंग्रोव होते हैं, वो जो कोस्टल एरिया होता है, उनकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि वो सुनामी से, तूफान से कटाव को बचाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें जड़ प्रणाली होती है, तो लहरों की शक्ति को कम कर देती है। इसके अलावा कार्बन भंडारण का भी काम करते हैं। मैंग्रोव वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, अत्यधिक कुशल होते हैं, जिससे इन्हें ब्लू कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र भी कहा जाता है। तो जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी, इनको ब्लू कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र
क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में काफ़ी कुशल होते हैं। इसके अलावा जल शुद्धिकरण, ये पानी में मौजूद जो प्रदूषक होते हैं तलछट को शानकर पानी की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। इनके आजीविका जो स्थानीय वहाँ पर लोग समुदाय रहते हैं, इन एरिया में लोग रहते हैं, उन्होंने मछली, शहद और लकड़ी जैसे संसाधन भी इन पारिस्थितिकी तंत्रों से प्राप्त किए हैं। इसके अलावा इसके कुछ खतरे भी हैं। संरक्षण के हम क्या कर सकते हैं? खतरे क्या? जैसे अभी जो शहरीकरण, अर्बनाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण किया जा रहा है, कृषि के लिए वन काटे जा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन जो बढ़ रहा है, मतलब समुद्र सतह में वृद्धि हो रही है, उसके कारण मैंग्रोव वनों की कटाई हो रही है और उनका क्षेत्रफल जो है कम हो रहा है। अगर किसी एरिया को हम लोग काटेंगे, मान लीजिए काट दिया इतना, तो फिर उनका क्षेत्र इतना रहेगा कम। हालांकि हमें उस क्षेत्र, अगर हमें उसको काटना है तो उसकी जगह पर हमें और भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसके अलावा इसके संरक्षण के प्रयास क्या हो सकते हैं? भारत में सुंदरबन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संगठन मैंग्रोव पुनरोपण और संरक्षण के लिए कार्यरत किए गए हैं, लेकिन इनको सही लेवल पर लागू नहीं किया जाता। हालांकि बहुत सारी नीतियां ऐसी बना दी जाती हैं। डॉक्टर सुंदरलाल होरा जैसे वैज्ञानिकों ने मैंग्रोव के महत्व को रेखांकित किया है, जिससे संरक्षण नीतियों को बल मिला है। मतलब कि जो डॉक्टर सुंदरलाल होरा है, उन्होंने मैंग्रोव का जो महत्व है उसको सभी लोगों, सभी दुनिया के सामने रखा है इनकी स्टडी करके, जिससे इनको संरक्षण की नीतियों को कुछ बल मिला। वरना अदरवाइज अगर इसको कोई नहीं जानता या फिर इनको महत्व नहीं इतना मिल पाता तो हो सकता है इसका भी इतना ज़्यादा संरक्षण ना कर पाते। इसके अलावा भारत में मैंग्रोव का महत्व क्या है? भारत में लगभग 4900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये 2023 के अकॉर्डिंग है। उसके अलावा सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है जो कि भारत में पाया जाता है, और रॉयल बंगाल टाइगर का ये प्रमुख घर है। मतलब रॉयल बंगाल टाइगर जो सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र मछली पालन, पर्यटन के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर लोग मछली पाल के अपना रोजगार अच्छे से चलाते हैं। अब हमारी सेकंड न्यूज़ है, इंडिया यूके पैक्ट अवॉइड सोर्स कोड मैंडेट्स। मतलब कि जो सोर्स कोड जरूरी होता है उसको इंडिया यूके ने रिजेक्ट अवॉइड कर दिया है। भारत यूके का अभी हमने देखा मुक्त व्यापार समझौता हुआ, जिसमें उन्होंने जीरो टैरिफ जब बहुत कम शुल्क लगाने का एग्रीमेंट हुआ है। इस समझौते में स्रोत कोड यानी कि सॉफ्टवेयर कोड को साझा करने की अनिवार्यता को शामिल नहीं किया गया कि सॉफ्टवेयर कोड हम एक दूसरे से साझा नहीं करेंगे। भारतीय आईटी उद्योग और डेटा सुरक्षण के लिए लाभकारी है ये चीज़। स्रोत कोड की जो अनिवार्य है, मतलब कि इसकी जो ज़रूरत है उसको साझेदारी से भारतीय कंपनियों की बौद्धिक संपदा को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये कोड उनकी तकनीकी नवाचारों और प्रतिस्पर्धी लाभ का मूल होता है। स्रोत कोड सुरक्षा आखिर क्या होता है? एक सोर्स कोड किसी सॉफ्टवेयर या फिर डिजिटल प्रणाली का आधार होता है जो कि डेवलपर्स द्वारा लिखा गया एक प्रोग्रामिंग कोड होता है। यह सॉफ्टवेयर की जो कार्यक्षमता, डिज़ाइन, नवाचार का मूल होता है। स्रोत कोड की सुरक्षा का मतलब है कि इस कोड को अनधिकृत उपयोग, चोरी या फिर दुरुपयोग से बचाना है। कोई भी इस कोड को चोरी ना कर ले या फिर इसका दुरुपयोग ना किया जा सके। इसके अलावा इसका क्या क्या मतलब, इसके और कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, मतलब कौन से प्रमुख बिंदु हैं? बौद्धिक संपदा की रक्षा, ये इसके लिए महत्व है इसका। स्रोत कोड किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी की बौद्धिक संपदा का एक हिस्सा होता है। इसे साझा करने से भारतीय आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, स्टार्टअप्स के स्वामित्व वाले तकनीकी नवाचारों को भी खतरा हो सकता है। स्रोत कोड की सुरक्षा सुनिश्चित करने से कंपनियां अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रख सकती हैं, क्योंकि ये कोड उनके उत्पादों, सेवाओं को अनूठा बनाता है। इसके अलावा आर्थिक प्रभाव इसका रहता है। भारतीय आईटी उद्योग जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, जो लगभग 200 अरब डॉलर का उद्योग करता है। स्रोत कोड अगर साझा करता है तो साझा करने से बाध्यता से विदेशी कंपनियां भारतीय तकनीक का उपयोग कर सकती हैं, जिससे क्या होगा कि भारतीय कंपनियों का बाजार का हिस्सा और नवाचार प्रभावित हो सकता है। मतलब कि भारत का एक तरह से पूरा डेटा चुरा लेना कि भारत किस माध्यम से किस तरीके से व्यापार कर रहा है। स्रोत कोड की सुरक्षा से भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में अपनी स्वतंत्रता और नवाचार की क्षमता बनाए रखती हैं। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, स्रोत कोड के अनाधिकृत उपयोग से साइबर हमले हो सकते हैं, डेटा का उल्लंघन, डेटा चुरा सकते हैं, सॉफ्टवेयर में कमजोरियां हो सकती हैं। यदि स्रोत कोड में कोई कमजोरी है तो उसका खुलासा होने पर हैकर्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि स्रोत कोड में ये कमजोरी, हम इसको हैक कर सकते हैं। स्रोत कोड की जो प्राइवेसी उसको बनाए रखने से साइबर सुरक्षा का जो जोखिम है वो कम होता है। भारत यूके के एफटीए के संदर्भ में अगर हम देखें, यूके जैसे देश के साथ व्यापार समझौता अक्सर स्रोत कोड साझा करने की
शर्तें शामिल करने का दबाव होता है ताकि उनकी कंपनियां जो है भारतीय तकनीक तक पहुंच सके। भारत ने इस शर्त को शामिल ना करके अपनी डिजिटल स्वतंत्रता और आईटी उद्योग के हितों की रक्षा करी है। यह निर्णय जो लिया गया भारत के द्वारा कि हम स्रोत कोड नहीं साझा करेंगे, भारत की स्थिति को मजबूत करता है, क्योंकि ये डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वैश्विक स्तर पर स्रोत कोड साझा करने की जो ज़रूरत है उसको लेकर बहस भी चल रही है कि हम एक दूसरे के साथ स्रोत कोड साझा नहीं करेंगे। कुछ देश इसे व्यापार समझौतों में शामिल करना चाहते हैं, जबकि भारत जैसे देश डेटा तकनीक की संप्रभुता को प्रायोरिटी देते हैं। भारत का ये रुख है कि बाकी विकासशील देशों के लिए एक मिसाल हो सकता है, क्योंकि जो अपनी डिजिटल संपदा की रक्षा करना चाहते हैं। इसके लिए चुनौतियां क्या रहेंगी? स्रोत कोड की सुरक्षा के लिए भारत को मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे की ज़रूरत है। बौद्धिक संपदा कानून, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों पर ध्यान देना चाहिए। भविष्य में अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखें और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में स्रोत कोड की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए और सख्त नीतियाँ होनी चाहिए। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है मुइज़ो थैंक्स इंडिया फॉर इट्स पाइवोटल रोल इन इकोनॉमिक रिकवरी। मतलब कि जो मालदीव की रिकवरी है उसमें भारत का रोल काफ़ी बड़ा है, तो उसके लिए भारत को थैंक यू कह रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो ने हाल ही में एक बयान में मालदीव की जो आर्थिक स्थिरता और सुधार के लिए भारत की भूमिका के लिए थैंक्स मतलब कि आभार व्यक्त किया। उन्होंने भारत द्वारा प्रदान की गई जो वित्तीय सहायता, भारत ने अभी उनको 4,000 प्लस कुछ करोड़ का जो उन्हें लोन दिया है, कर्ज दिया है, उससे और द्विपक्षीय सहयोग की सराहना की है, जिसने मालदीव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद की है। मतलब कि मालदीव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती नज़र आ रही है। भारत मालदीव सहयोग अगर हम देखें, इससे पहले हम बता दें कि जब ये समझौता जो हो रहा है अभी, मतलब लोन दिया गया, इससे पहले जो भारत और मालदीव के संबंध थे वो थोड़े बिगड़ चुके थे, लेकिन अब ऐसा एक कदम उठाया जा रहा है कि भारत और मालदीव के संबंधों को अच्छा किया जा सके, ताकि भविष्य में कोई भी मालदीव जैसी कंट्री को या फिर भारत का कोई भी पड़ोसी है उसको भारत के दुश्मन के रूप में ना यूज़ कर सके। अब देखिए आर्थिक सहयोग क्या है भारत और मालदीव का। भारत ने मालदीव को $50 मिलियन ट्रेजरी बिल रोल ओवर, 565 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट और 3,000 करोड़ रुपए की मुद्रा विनिमय व्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता दी है। द्विपक्षीय व्यापार चलता है, अब भारतीय रुपये और मालदीवी रुपया में भी किया जा सकता है, और जिससे व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिला है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी योजना जो है 4,000 आवास इकाइयों को आपस में जोड़ने के लिए निर्माण, और थिलाकुशी में जो वाणिज्य बंदरगाह जैसी परियोजना मालदीव की आर्थिक प्रगति में योगदान दे रही है। इसके अलावा रक्षा और समुद्री रक्षा में क्या सहयोग है? भारत मालदीव की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद कर रहा है, जिसमें 72 वाहनों का दान किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे इक्वेरियन और दोस्ती शामिल है। मतलब ये जो अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है, दोस्ती और इक्वेरियन, भारत मालदीव के साथ, उससे उनकी रक्षा और समुद्री सुरक्षा मजबूत हो रही है। हिंद महासागर में शांति और स्थिरता दोनों देशों को साझा लक्ष्य है, जिसमें समुद्री क्षेत्र जागरूकता और आपदा राहत सहयोग भी शामिल है। इसके अलावा बुनियादी ढांचा और विकास, भारत ने मालदीव में जल और स्वच्छता परियोजना के लिए 923 करोड़ रुपए का निवेश किया और 28 द्वीपों के लिए 28,000 लोगों को लाभ पहुंचा है। तो भारत जो अभी मालदीव में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है। माले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुनर्विकास और अडू रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे कार्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। पर्यटन और डिजिटल सहयोग, मालदीव में रुपे कार्ड की शुरुआत और यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान सिस्टम से पर्यटकों के लिए सुविधा बढ़ रही है। भारत मालदीव के पर्यटन क्षेत्र का प्रमुख स्रोत बाजार है। तो भारत मालदीव का अगर हम टूरिस्ट प्लेस देखें, खासतौर पर मालदीव का मतलब बाजार है, और सीधी उड़ानों की शुरुआत से संपर्क बढ़ाने की योजना है। इसके अलावा कुछ कूटनीतिक प्रयास भी हैं। मुइज़ो की 2024 की भारतीय यात्रा और पीएम मोदी को 2025 की मालदीव यात्रा ने व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी को मजबूत किया। इससे क्या होगा कि भारत और मालदीव के जो संबंध है वो आपस में अच्छे होने शुरू हो रहे हैं, तो दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे। दोनों देश द्विपक्षीय निवेश संधि और मुक्त व्यापार समझौते पर भी काम कर रहे हैं। अभी जो भारत ने यूके के साथ सिग्नेचर किए हैं, साइन किए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अभी मालदीव के साथ भी ऐसा कुछ मतलब कि प्रोजेक्ट या फिर ऐसा समझौता करने की बातचीत चल रही है।
इसमें कुछ चुनौतियां भी आती हैं। मुइज़ो के जो शुरुआती इंडिया आउट अभियान चलाया तो उन्होंने कहा था कि इंडिया बाहर, और चीन के साथ नज़दीकी से तनाव भी बढ़े थे, लेकिन भारत की जो सॉफ्ट पावर कूटनीति है और आर्थिक सहायता ने संबंधों को दोबारा फिर से मजबूत कर दिया है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत मालदीव में उन्होंने निवेश और जो ऋण जाल बिछाया है, भारत के लिए एक खतरा बन सकता है। मतलब कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको अब मतलब कि चीन अपनी रणनीति में शामिल किए जा रहा है, जिससे भारत को वो नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।